Mrs. S is a part-time college lecturer in Delhi. During the year 1920, she gets a basic salary of rupees 32,500 up till 30th June. पहले उसका सैलरी कितना था स्टूडेंट्स? 32,500 up till June they have said. Up till June 19 and 42,500 afterwards. Afterwards मतलब July onwards, 1st July onwards. Besides she get 30% of basic salary as HRA, house and allowance, which is fully taxable. Students, clearly it is mentioned, which is fully taxable. Rupees 11,000 is DNS allowance. 70% of it forms part of salary for computation of retirement benefits, and rupees 5,000 per month as conveyance allowance, which is entirely used for personal purpose. On 10th July 2019, employer gives a music system to Mrs. S on her completing 10 years of service. Cost of music system is 11,000 for rupees 10,000. ठीक है, उसको गिफ्ट दिया गया है. She is a member of statutory provident fund to which both the employer and employee contributes at 12% of basic salary. But provident fund कौन सा है स्टूडेंट्स? स्टैच्यूटरी है, वहाँ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नहीं लिखा है, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड. Apart from minimum contribution, she makes additional contribution of 2,000 per month to the provident fund. During the previous year 1920, rupees 1,05,000 is paid for checking answer sheets of different universities. She is a part-time college lecturer in Delhi. This amount she is getting from different universities. मतलब कॉलेज से तो नहीं मिला है. Okay. Determine taxable income of Mrs. S on an assumption that she pays a rent of 10,000 per month. Students, मैंने कहा ना ये एडजस्टमेंट हमारे लिए इट इज़ एक्चुअली यूटिलाइज फॉर कैलकुलेशन ऑफ HRA, बट स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में कैलकुलेशन नहीं है. दैट रूल 2BB इज़ नॉट स्पेसिफाइड, सो आई वोंट कंसिडर. ये एडजस्टमेंट को भूल जाओ. ओके, शी पेज अ रेंट ऑफ, और 80GG में डिडक्शन भी मिलता है स्टूडेंट्स, प्लीज़ फॉरगेट इट. ओके, ये हमारे सिलेबस में नहीं है. Expenses incurred for medical treatment of dependent sister 50,000 who is suffering from physical disability of less than 80%. We have to compute her taxable income. ठीक है स्टूडेंट्स, सो विल स्टार्ट करते हैं. अगेन स्टूडेंट्स, मिसेस एस previous year 1920, assessment year 2021, legal status individual, residential status RNOR, computation of taxable income. वो हर क्वेश्चन में आपको लिखना है स्टूडेंट्स. ओके, देन वी स्टार्ट. फिर अभी हम लोग कंप्यूटेशन स्टार्ट करते हैं. पहले हमेशा क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है? सैलरी एंड अलाउंसेस. ओके, स्टार्ट करें. पहले उसका सैलरी देखते हैं कितना है. शी इज़ अ लेक्चरर, शी गेट्स अ बेसिक सैलरी ऑफ 32,500 अप टिल जून. 32,500 उसको मिलेगा जून तक, एंड रुपीज़ 42,500 आफ्टरवर्ड्स. उसके बाद जुलाई ऑनवर्ड्स 42,500. सो पहला 32,500 है. अप टिल जून मतलब 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून. सो इट इज़ 97,500. देन स्टूडेंट्स दिस से 42, या एक साथ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. 42,500 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा. 42,500 इंटू 9 इज़ 382,500. 4,80,000. Then they have given us DA also, DNS allowance भी दिया था स्टूडेंट्स. हाउस एंड अलाउंस विच इज़ फुल्ली टैक्सेबल. अच्छा, पहले हाउस एंड अलाउंस, सो बेटर विल रिकॉर्ड दैट. व्हाट इज इट? बिसाइड्स शी गेट 30% ऑफ बेसिक सैलरी एज HRA. तो स्टूडेंट्स पहले HRA लिख लेते हैं, वो पहले दिया है. सॉरी,
30%, सो 4,80,000 का 30% फाइन कर लेते हैं, एंड देव सर इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल 1,44,000, 30% ऑफ बेसिक, so 4,80,000 into 30%, so it is 1,44,000. Then we'll record DA. DA उन्होंने कितना कहा था स्टूडेंट्स? DNS अलाउंस इज 11,000 एज DNS अलाउंस, एक्चुअली यहाँ पे पर मंथ होना चाहिए स्टूडेंट्स, 11,000 पर मंथ स्टूडेंट्स, ठीक है, वो टाइपिंग एरर है, मैं भूल गया, विल कंसिडर इट एज पर मंथ, 11,000 पर मंथ स्टूडेंट्स, so 11,000 multiplied by 12. This is not a case of a retirement students, so we'll make calculation for the entire previous year, 1,32,000, ठीक है, और कोई अलाउंस है? चलो DA हो गया, एंड 5,000 एज कन्वेंस अलाउंस विच इज़ एंटायरली यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस, तो कन्वेंस अलाउंस रिकॉर्ड करेंगे, $5,000 per month, so amount will be 60,000. प्लीज़ ये DA 11,000 पर मंथ है स्टूडेंट्स, वो टाइपिंग एरर है, ध्यान रखना, शुड बी 11,000 पर मंथ. अच्छा, ऑन जुलाई 10 द एम्प्लॉयर गिफ्ट्स अ म्यूजिक सिस्टम, उसने गिफ्ट दिया, मतलब स्टूडेंट्स परक्विजिट की बात हो रही है. शी इज़ अ मेंबर ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड अपार्ट फ्रॉम मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड देन शी रिसीव्ड सम अमाउंट्स फॉर, ठीक है, एंड शी पेज रेंट, रेंट पे इग्नोर करना है, दैट मीन्स ऑल सैलरी अलाउंसेस डन. फिर हम लोग परक्विजिट्स लिखेंगे स्टूडेंट्स, पर्क्स देखते हैं क्या क्या दिया, एक ही दिया है स्टूडेंट्स उन्होंने. परक्विजिट्स में उन्होंने हमको दिया है गिफ्ट, वो म्यूज़िक सिस्टम, गिफ्ट अप टिल 5,000 इज एग्जाम स्टूडेंट्स, हमने नोट्स में लिखा था. यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम, कॉस्ट ऑफ द म्यूजिक इज 11,000 म्यूजिक सिस्टम, बट गिफ्ट टू मिसेस एस ऑन हर कंप्लीटिंग 10 years of service for rupees 10,000. On 10th July 2019, employer gifts a music system to Mrs. S on her completing 10 years of service. Cost of the music system is 11,000 and it is given for 10,000 स्टूडेंट्स. अभी यहाँ शायद मेरा इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है और शायद स्टूडेंट्स पॉसिबल मैंने टाइपिंग में कुछ गड़बड़ किया. इफ़ यू यूज़ द टर्म वंस गिफ्ट ना, तो गिफ्ट तो फ्री होना चाहिए, तो फॉर 10,000 क्यों लिखा है? सो इट कैन बी गिफ्ट देन. इफ इट्स अ गिफ्ट ना, सो इट्स अ पॉसिबल है कि कॉस्ट इज 11,000 बट गिफ्ट किया है, मतलब यू हैव गिवन इट फॉर 0 रुपीज़. ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर रुपीज़ 10,000 लिखा है, दैट मीन्स यू हैव चार्ज 10,000 ना, फिर उसका मीनिंग तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स. Okay, again 10th July 2019, employer gifts a music system to Mrs. S on her completing 10 years of service. So what we'll do, ये for 10,000 ना इसको कैंसिल ही कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लीज़ मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ. आप भी अगर आपने प्रिंट लेने की क्वेश्चन का ना, तो ये 10,000 कैंसिल कर लेना. ओके, आई हैव कैंसिल दिस 10,000. सो कॉस्ट ऑफ द म्यूजिक सिस्टम इज 11,000, आपने उसको गिफ्ट किया स्टूडेंट्स, और गिफ्ट जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स अप टिल 5,000 इट इज एग्जाम, सो 11,000 माइनस 5,000, तो स्टूडेंट्स 6,000 विल बी टैक्सेबल. ठीक है, वो मैंने 10,000 कैंसिल ही कर दिया स्टूडेंट. सी वी हैव आई हैव कैंसिल दैट. शी इज़ अ मेंबर ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. शी मतलब एम्प्लॉई. Employee is a member of statutory provident fund to which both the employer and employee contributes 12% of salary. Employer भी 12% contribute कर रहा है, but provident fund कौन सा है? Statutory provident fund. This 12% का limit is applicable to recognized provident fund. If provident fund is statutory provident fund or unrecognized provident fund, in that case students ना, फिर ध्यान रखना students, फिर 12% का limit is not applicable. Any amount then it is exempt. So students, we won't consider that because ये statutory provident fund है. So whether employer makes 12% contribution, 10%, 15%, 20%, it doesn't make any difference. Entire contribution is exempt from tax. So इसको लिखेंगे ही. Apart from minimum contribution she makes मतलब employee जो भी contribution करता है वो 80C में आता है students. We have discussed many times. Okay. During the previous year 1,05,000 is paid for checking answer sheets. तो checking answer sheet मतलब स्टूडेंट्स वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा. चलो, तो सैलरी में और कुछ भी नहीं है, तो इसका टोटल कर लेते हैं पहले हम लोग. सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम.
4,80,000 plus 144 plus 1,32,000 plus 60 plus 6,000. So total is 8,22,000. Students, ये total होगा 8,22,000. So this is our gross salary. Then we write, okay, first we get standard deduction students, less reduction के पहला better standard deduction लिखते हैं हम लोग. So we'll write less standard deduction कितना होता है 50,000 और gross salary whichever is less, or gross salary whichever is less. So 50,000 is less. There is no entertainment allowance. होता भी तो deduction नहीं मिलता because she is not a government employee, और professional tax भी उसने कुछ pay नहीं किया है. So 8,22,000 minus 50. So it comes to 772. 7,72,000. This is known as students net salary. फिर स्टूडेंट्स हमको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया है, सो वो लिख लेंगे बिकॉज दे वाज टैक्सेबल इनकम ना. टैक्सेबल इनकम मतलब ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज. तो बाकी सब तो नहीं दिया, अदर सोर्सेज था स्टूडेंट्स. सी समवेयर हियर. हाँ, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 रुपीज़ 1,05,000 इज पेड फॉर चेकिंग आंसर शीट ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज. स्टूडेंट्स, शी इज एम्प्लॉय ऑफ द कॉलेज ना. सो कॉलेज से जो भी अमाउंट होगा दैट विल बी इनकम फ्रॉम सैलरी बिकॉज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट. बट यूनिवर्सिटी से जो आ रहा है, शी इज़ नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी, सो इट कैन बी सैलरी इनकम. सो विल कीप इट एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना है 1,05,000. सो विल रिकॉर्ड 1,05,000. 105 टोटल कर लेंगे. इट इज 877. 877. This is known as gross total income. Okay, then we say less deduction under section 80. एक है स्टूडेंट्स 80C, she contributed some amount to statutory provident fund. So उसको ऐसा लिखेंगे own contribution to statutory provident fund. मैंने शॉर्ट में SPF लिखा है. What they've said 12% of salary, basic salary, वहाँ पे लिखा है, मैं क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ. 12% of basic salary and one more contribution she has made. देखो यहाँ पे लिखा था. She is a member of statutory provident fund to which both employer का तो income from salary में गया, वहाँ पे वो exempt है. Okay, employee contributes 12% of basic salary. ठीक है. Apart from minimum contribution, she makes an additional contribution of 2,000 per month to the provident fund. ठीक है. So 2 बार वो contribution करती हैं. एक बार 12% of 4,80,000 basic salary का 12% and 2,000 per month. So 2,000 into 12. So 12% of 4,80,000 is 57,600. 2,000 into 12 will be 24,000. Total will be 81,600. Students, how much it comes? 12% of 4,80,000 plus 24,000. It comes to 81,600. But students, ये 80C है ना, तो 80C में ऐसा लिखते हैं ना, इनर कॉलम में 81,600 और 1,50,000. Whichever is less. Whichever is less. Okay, so students 81,600 is less, so outer column I will record 81,600. अभी students एक और डिडक्शन है, फर्स्ट टाइम अभी फेस करेंगे आप. देखो यहाँ पे अगेन ये डिफरेंट एक सेपरेट चैप्टर है, वहाँ डिटेल्स में देखेंगे, बट ये वाला डिडक्शन सिंपल है. एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट सिस्टर ₹50,000 is suffering from physical disability of less than 80%. If a taxpayer, if an SSC जिसका आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, if that person incurs any medical treatment expense of a relative, strictly it should be relative. तो sister is a relative, that relative should be dependent and handicapped. 3 कंडीशन है स्टूडेंट्स. मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंस आपने इनकर किया किसके लिए? डिपेंडेंट, रिलेटिव
हु इज सफरिंग फ्रॉम सम फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब रिलेटिव है, डिपेंडेंट है और वो हैंडीकैप है. ओके स्टूडेंट्स, एंड देन इन दैट केस यू आर अलाउड अ डिडक्शन इन द सेक्शन 80D में, 80DD में मिलता है स्टूडेंट्स. हाउ मच दैट डिडक्शन इज अलाउड, इट डिपेंड्स अपॉन दिस स्टूडेंट्स. जो फिजिकल डिसेबिलिटी है ना, डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना होगा. ओके कि व्हाट इज दैट डिसेबिलिटी, उनको अफेक्ट कितना किया है उसने. सो हियर दे से दैट फिजिकल डिसेबिलिटी इज लेस देन 80%. इफ फिजिकल डिसेबिलिटी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी, वो पूरा सेपरेट चैप्टर है स्टूडेंट्स. अगर आपके इनका डिसेबिलिटी लेस देन 40% है, इफ इट इज लेस, और बेटर आई विल रिकॉर्ड एज अ नोट, चलो ठीक है वहाँ पे नोट में लिख लूँगा, यहाँ मैं खाली समझा देता हूँ. ओके, योर डिसेबिलिटी इज लेस दैन 80% स्टूडेंट्स, है ना, ऐसे ही कहा ना, लेस दैन 80%. सो दैट मीन्स इट इज मोर दैन 40% से ज़्यादा है बट लेस दैन 80% है, तो यू विल गेट एन एडहॉक डिडक्शन ऑफ 75,000 स्टूडेंट्स. आपको एडहॉक डिडक्शन मिलेगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ जाएंगे हम लोग डिडक्शन में, लेस डिडक्शन सेक्शन 80 है ना, उसी हेडिंग में लिखेंगे हम लोग 80DD, अमाउंट डायरेक्टली लिख लेने का 75,000. फिर आपको फाइनल आंसर जो होगा टैक्सेबल इनकम होगा. टैक्सेबल इनकम सेपरेट चैप्टर है 80DD पे स्टूडेंट्स. 80DD का रूल क्या है, अगर डिसेबिलिटी, जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, अगर वो लेस दैन 40% है, सो नो डिडक्शन, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा उसका. इफ़ यू स्पेंड फॉर योर रिलेटिव फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, दैट रिलेटिव इज डिपेंडेंट ऑन यू, बट उनका जो डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी, वो लेस दैन 40% है, सो नो डिडक्शन विल बी अलाउड. अगर डिसेबिलिटी मोर दैन है, 40% से ज़्यादा है, बट मोर दैन 40 बट लेस दैन 80%, 40% से ज़्यादा है, दैट मीन 41, 42, 50, 60, 70 अप टिल 79, बट लेस दैन 80%, सो आपको एडहॉक डिडक्शन 75,000 जो मैंने यहाँ लिखा. हाँ, अगर फिजिकल डिसेबिलिटी इज मोर दैन 80%, इक्वल टू और मोर दैन, सॉरी, इक्वल टू और मोर दैन 80%, यू हैव ए सेपरेट चैप्टर, वहाँ डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे. अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये इजी भी है स्टूडेंट्स, इतना डिफिकल्ट नहीं है. मोर दैन 80%, देन यू गेट ए एडहॉक डिडक्शन ऑफ 1,25,000. स्टूडेंट व्हाट दिस एडहॉक मीन्स, एडहॉक का मीनिंग यहाँ पे क्या है, हाउ मच यू हैव एक्चुअली स्पेंड इज इममटीरियल, उसको ध्यान नहीं देना है. जो आपका ये डिडक्शन फिक्स है वो मिलेगा. जैसे ये केस में स्टूडेंट्स, डिसेबिलिटी इज लेस देन 80, मतलब मोर देन 40 तो है बट इट इज लेस देन 80. हाउ मच दिस पर्सन स्पेंड, मिसेस एस ने अपने रिलेटिव के लिए 50,000 स्पेंड किया था उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए. फिर 50,000 नहीं लिखेंगे, आपको एडहॉक डिडक्शन कहा गया है कि 75 मिलेगा, राइट 70. इफ यू स्पेंड जस्ट 2,000 ऑल्सो तो भी आपको 75,000 डिडक्शन मिलेगा. दैट इज द मीनिंग एडहॉक. तो किस पे डिपेंड करता है, ये जो डिसेबिलिटी होता है, लेस देन 40% है तो आप कितना भी स्पेंड करो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. हाँ, मोर देन 40% है बट लेस देन 80% है तो एडहॉक 75,000. इफ यू स्पेंड 50,000 तो भी 75, इफ यू स्पेंड 40,000 देन ऑल्सो 75, इफ यू स्पेंड 5,000 देन ऑल्सो 75,000. इफ डिसेबिलिटी इज इक्वल टू और मोर देन 80%, सो 1,25,000 मिलेगा आपको डिडक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन यहाँ पे ये भी एडहॉक है. एडहॉक मतलब यू स्पेंड 5,000 बट आपको डिडक्शन मिलेगा 1,25,000, ऐसा उन्होंने रूल रखा है. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड देयर इज नथिंग एल्स इन दिस क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स अभी माइनस कर लेते हैं, 8,77,000 माइनस 81,600 एंड माइनस 75,000 जो नेक्स्ट स्लाइड पे था. तो स्टूडेंट्स आंसर आता है 7,20,400. दिस इज योर टैक्सेबल इनकम. तो ये डिडक्शन आसान है स्टूडेंट्स एकदम, खाली फिजिकल डिसेबिलिटी देखने का, परसेंटेज रिलेटिव का. सो 80DD में बट कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है, दैट पर्सन शुड बी रिलेटिव, डिपेंडेंट ऑन टैक्स पेयर जिसका आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, एंड रिलेटिव शुड बी हैंडीकैप. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होता है फिर उसका आप ये देखो, फिजिकल डिसेबिलिटी परसेंटेज लेस देन 40% है तो यू कांट क्लेम एनी डिडक्शन. इफ यू स्पेंड 5,000, 10,000, 20,000 कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. इफ इट इज मोर देन 40 बट लेस देन 80, वट एवर अमाउंट यू स्पेंड इट इज इममटीरियल, get the deduction ad hoc 75,000. Same way if a disability is equal or more than 80%, forget how much it is spent, आपको directly 1,25,000 मिल जाएगा. Okay students, so this was the solution for this question number 13 था students.
फाइनल आंसर यहाँ पे ख़त्म, ये हमने आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। ओके, वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। नंबर 14 कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जेवियर हु इज़ फिजिकल हैंडीकैप। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन कैसा था स्टूडेंट्स, जो टैक्स पेयर था ना मिसेस एस, जो एसएससी था जिसका हमने इनकम कैलकुलेट किया था, दैट पर्सन वाज नॉट हैंडीकैप, उनका रिलेटिव हैंडीकैप था, एंड फॉर दैट रिलेटिव शी हैज स्पेंड सम एक्सपेंस और शी इनकर्ड सम एक्सपेंस ऑन हर मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑन हिज हर, जो भी रिलेटिव था उनके लिए उन्होंने कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट खर्चा किया था। अगेन मिसेस एस हरसेल्फ वाज नॉट हैंडीकैप, उनका कोई रिलेटिव था। ओके, फॉर दैट रिलेटिव शी स्पेंड सम 50,000 फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। अभी ये केस कैसा है, जेवियर हु इज फिजिकली हैंडीकैप रेट 50% रिसीव्स फॉलोइंग इनकम्स, जिसका आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, जो टैक्स पेयर है यहाँ पे, जो एसएससी है इन दिस केस, दैट पर्सन हिमसेल्फ इज फिजिकली हैंडीकैप। अगर वो खुद हैंडीकैप होता है ना स्टूडेंट, सो इन दैट केस सेक्शन 80U एप्लीकेबल होता है, डिडक्शन मिलता है 80U में। ओके, सो पहले सेंटेंस से हमको मालूम पड़ गया कि केस में 80U का इसको डिडक्शन मिलेगा। अगेन स्टूडेंट्स 50% है ना, सेम 80DD जैसा स्टूडेंट्स, अगर लेस देन 40% है तो नो डिडक्शन विल बी अलाउड। इफ फिजिकल डिसेबिलिटी इज मोर देन 40 बट लेस देन 80%, 75,000 विल बी अलाउड। इफ disabilities of equal to or more than 80%, then 1,25,000 will be allowed, just like 80DD। तो वो क्वांटम मतलब अमाउंट, वो अमाउंट तो सेम रखा है, बट फर्क क्या है, प्रीवियस केस में टैक्स पेयर वॉज नॉट डिसेबल्ड, उनका रिलेटिव डिसेबल्ड था, एंड फॉर दैट रिलेटिव टैक्स पेयर हैज इनकर्ड सम मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंस, देन 80DD इज अलाउड। यहाँ पे कैसा है, जो टैक्स पेयर है वो खुद क्या है, हैंडीकैप है। अब उसने स्पेंड किया नहीं किया वो मत देखो, वो हैंडीकैप है ना, तो गवर्नमेंट और द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स हिम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। ठीक है, नाउ सैलरी 25,500 फॉर 12 मंथ्स, लीव ट्रैवल कंसेशन फॉर प्रोसीडिंग ऑन लीव, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन रेल फेयर 21,000, मिला 20,000 को, स्पेंड किया 21, टिफिन अलाउंस 10,000, एक्चुअल उसने स्पेंड किया 8,000, रीइंबर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जेवियर एंड हिज फैमिली मेंबर्स इन प्राइवेट क्लिनिक। प्राइवेट क्लिनिक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, प्राइवेट क्लिनिक है ये, इन प्राइवेट क्लिनिक। ओके, यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर था, एक्चुअल स्पेंड वॉज 8,000, एक्चुअल स्पेंड वॉज 21। ठीक है, बिसाइड जेवियर्स एंजॉयज द फॉलोइंग पर्क्स, पर्क विजिट्स, फ्री अनफर्निश्ड फ्लैट एट दिल्ली। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, परक्विजिट का 3 लिस्ट होता है, ऑलवेज टैक्सेबल, टैक्सेबल ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड नेवर टैक्सेबल। ये फर्स्ट लिस्ट में आता है, चाहे फर्निश फ्लैट हो या अनफर्निश फ्लैट हो, इट इज़ ऑलवेज टैक्सेबल, ये फर्स्ट लिस्ट में आता है, एंड दे विल गिव अस द टैक्सेबल वैल्यू। हमारे सिलेबस में इसका कैलकुलेशन कैसे करना वो नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि टैक्सेबल है कि नहीं है, टैक्सेबल है तो दे विल गिव अस द टैक्सेबल वैल्यू। एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स 2 वॉचमैन, सैलरी 5,000 पर मंथ पर पर्सन। Free use of Maruti car for official purpose. Use of mobile asset first list में आता है, always taxable, but since this is for official purpose students ना, तो ये इसका expense जो है employee के लिए taxable नहीं होगा। Employer ने उसको मारुति स्विफ्ट कार दिया है free use, तो एक तरह से benefit दिया, benefit means perquisite, this lies in first list use of mobile asset, but since this is for official purpose तो ये taxable नहीं होगा, जाने दो। Free meals at the place of work 100 per day। स्टूडेंट्स लिमिट कितने का है, 50 का है, तो एक्सेस जो भी दिया आपने वो टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट इज डायरेक्टली पे टू द कैंटीन बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पे क्या लिखा है, दो सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, सैलरी ऑफ मार्च 2020 इज रिसीव्ड ऑन अप्रैल 15, 2020। सैलरी ऑफ मार्च 20 इज रिसीव्ड ऑन अप्रैल 15, 2020। ही पेड मेडिक्लेम प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ 15,000 इन कैश। डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम ऑफ जेवियर। तो अगेन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, सैलरी ऑफ मार्च के बारे में कुछ कहा है ना, चलो देखते हैं। सो अगेन स्टूडेंट्स, मिस्टर जेवियर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, लीगल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, वो हर क्वेश्चन में लिखना है स्टूडेंट्स आपको। सो वी स्टार्ट विथ, पहले हमेशा क्या करते हैं, सैलरी एंड allowances। okay, सो बेसिक ढूंढते हैं, पहले उसका कितना था स्टूडेंट, सैलरी 25,000 फॉर 12 मंथ्स, इट इज़ 3 लाख। 25,000 इंटू 12 3 लाख होता भी है स्टूडेंट्स, तो कोई नई बात। एंड टिफिन अलाउंस उसके बाद
ओके ये दो है, सैलरी एंड अलाउंसेस में दो, दिस एंड टिफिन अलाउंसेस 10,000, स्पेंड इज 8,000। चलो तो स्टूडेंट सैलरी पहले रिकॉर्ड करते हैं उसका। दे हैव सेड 25,000 पर मंथ एंड कैलकुलेट करके उन्होंने दिया भी है 25,000 × 12 करोगे तो 3 लाख। देन स्टूडेंट्स दे हैव गिवन अस टिफिन अलाउंस, अमाउंट ही रिसीव्ड एज अलाउंस वॉज 10,000 एंड ही स्पेंड 8,000। स्टूडेंट्स ऐसा कोई एग्जामेशन नहीं मिलता आपको टिफिन अलाउंस के लिए। ऐसा मत सोचना कि अलाउंस, आई हैव सी वी हैव लर्न व्हाट अलाउंस, देयर आर सर्टेन अलाउंसेस इफ दे आर गिवन फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड यू स्पेंड इट तो इट इज एग्जेम्प्ट, इफ यू ट्राई टू सेव इट विल बी टैक्सेबल। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ क्या सोचेंगे, टिफिन अलाउंस 10,000 मिला, 8,000 स्पेंड किया तो 2,000 टैक्सेबल। नॉट स्टूडेंट, दिस इज नॉट ऑफिशियल पर्पस। खाने के लिए पैसा मिला तो ऑफिशियल थोड़ी होता है। आगे समझ में स्टूडेंट, दिस इज नॉट ऑफिशियल। सो मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस, ऐसा कुछ भी देता है तो वो हमेशा टैक्सेबल होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। ओके, सो इवन इफ यू स्पेंड इट ना, सो यू it is not allowed to deduct that amount which you have spent. So entire allowance which we have received 10,000 is taxable. जितना आपको allowance मिला पूरा taxable होगा, कितना आपने खर्च किया उसको भूल जाओ, immaterial. ओके, सो टिफिन अलाउंस हो, मेडिकल अलाउंस हो, लंच अलाउंस हो, वो taxable होता है। और कोई अलाउंस था क्या स्टूडेंट्स? आई डोंट थिंक सो। फिर उसके बाद देखो सब परक्विजिट्स हैं, एक लीव ट्रैवल कंसेशन भी एक तरह का परक्विजिट होता है स्टूडेंट्स। सो विल स्टार्ट विद परक्विजिट्स, स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं परक्विजिट्स। Besides, Xavier's enjoys the following perks: free unfurnished flat at Delhi, taxable value 25,400। स्टूडेंट्स उन्होंने खुद कह दिया ना टैक्सेबल वैल्यू, हमको कुछ सोचना नहीं है। फिर चलो, फ्री अनफर्निश्ड फ्लैट एट दिल्ली, 25,400 इज द टैक्सेबल वैल्यू दे हैव सेड। चलो 25,400। और क्या था? एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स 2 वॉचमैन। स्टूडेंट्स गार्डनर, वॉचमैन, कुक, सिक्योरिटी, याद आया? वो किसके लिए टैक्सेबल है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। हु इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करने का, यू आर एन एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज फर्स्ट कंडीशन, और you are an employee as well as shareholder of that company, or the last one, your salary for the entire year exceeds 50,000। ठीक है, तो देखो यहाँ तो ऐसा लिखा नहीं है कि दैट इज अ डायरेक्टर और शेयर होल्डर, बट उसका सैलरी स्टूडेंट्स डेफिनेटली उसका सैलरी देखो 3 लाख है। फिर टिफिन अलाउंस और ऐड कर लोगे 10,000, सो 3,10,000, मच मोर देन 50,000। सो दिस पर्सन जेवियर इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो स्टूडेंट्स वो वॉचमैन का जो था, वॉचमैन ही था ना, employer provides 2 watchmen salary, so this will be taxable perquisite। 5,000 per month per person है students, 5,000 per month per person। so salary of watchman ये उसके employer ने पे किया, so for him it's a taxable perquisite। 5,000 per person, there are 2 watchmen, so 5,000 into 2 into 12, 5 2s are 10, 10 into 12 is 1,20,000। और कोई परक्विजिट है देख लेते हैं। फ्री यूज ऑफ मारुति कार फॉर ऑफिशियल पर्पस। स्टूडेंट्स ऑफिशियल पर्पस है तो इट इज एग्जेम्प्ट, तो जाने दो, एग्जेम्प्ट है, भूल जाओ उसको। ओके, ऑफिशियल पर्पस है। देन फ्री मील्स एट द प्लेस ऑफ वर्क 30,000, 100 पर डे फॉर 300 डेज। स्टूडेंट्स एग्जेम्पशन कितने का है? 50 रुपीज़ का। आपको मिला कितना? 100 रुपीज़, सो एक्स्ट्रा 50 मिला, एक्सेस 50 मिला। सो फ्री मील्स एट प्लेस ऑफ वर्क, आई एम टॉकिंग अबाउट एट प्लेस ऑफ वर्क। ये लिमिट जो है ना, कल ही अगर आपको ऑफिस पे खाने को मिल रहा है ना, तो स्टूडेंट्स तभी एग्जेम्प्ट है 50 रुपीज़। सपोज आउटडोर आप खाने को फ्री मील्स है आपको एम्प्लॉयर की तरफ से, आउटडोर, नॉट इन द ऑफिस, आउटडोर इफ एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग फ्री मील्स देन इट इज टोटली टैक्सेबल, पूरा टैक्सेबल होता है, कोई एग्जेम्पशन नहीं होता। सो 100 यू गॉट स्टूडेंट्स, 100 मिला था, बट उसमें से 50 एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना होगा? 50 एंड मल्टीप्लाई बाई 300 डेज, 300 दिन का पैसा उसने पे किया है, तो 15,000। ओके, बट प्लीज नोट एट प्लेस ऑफ वर्क 50 रुपीज़ का एग्जामेशन है। इफ फ्री मील्स आर प्रोवाइडेड एट आउटडोर, स्टूडेंट्स ऑफिस के बाहर फ्री में खाना मिलता है फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, देन इट इज टोटली टैक्सेबल। 1 रुपये का एग्जामेशन नहीं है, टोटली टैक्सेबल होता है वो। ठीक है, फ्री मील्स हो गया। उसके बाद हाँ, ये चेक कर लेते हैं क्या लिखा है उन्होंने।
सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन लास्ट डे, नहीं एक और रह गया था, लीव ट्रैवल कंसेशन स्टूडेंट्स, लीव ट्रैवल कंसेशन फॉर प्रोसीडिंग ऑन लीव एक्चुअल एक्सपेंडिचर 21,000, मिला कितना था 20 स्टूडेंट्स। अगर मैं लिखूं भी लीव ट्रैवल कंसेशन, इट इज़ एक्चुअली एग्जाम, आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ लीव ट्रैवल कंसेशन, कितना उसको मिला 20,000 एंड ही स्पेंडेड हाउ मच 21। तो क्या हम आउटर कॉलम में नेगेटिव लिख सकते हैं? नो, देयर कांट बी नेगेटिव इनकम स्टूडेंट्स। सो इसका एग्जेम्पशन कहाँ मिलता है आपको? लेस exempt लीव ट्रैवल कंसेशन वी हैव डिस्कस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। लीव ट्रैवल कंसेशन होता क्या है? एयर क्लास इकोनॉमी फेयर, याद आ गया आपको, एसी क्लास फेयर या डिलक्स बसेस का फेयर इज पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर प्रोसीडिंग टू एनी प्लेस विद इन इंडिया ऑन रिटायरमेंट, ऑन रिट्रेंचमेंट और वैकेशन। या तो आप रिटायर हो गए जॉब से, आप अपने नेटिव प्लेस जा रहे हैं, फ्रॉम मुंबई यू आर गोइंग टू समवेयर बट विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर ही, ओके। या आप वैकेशन छुट्टी पे जा रहे हैं, या रिट्रेंचमेंट मतलब आपको जॉब से एम्प्लॉयर ने निकाल दिया, नहीं पेड दैट रेल फेयर और एयर इकोनॉमी क्लास फेयर जो भी था, ओके। एंड इकोनॉमी एयर क्लास फेयर फ्रॉम बाय नेशनल कैरियर, दैट मीन्स अपना एयर इंडिया। सो सी ही गॉट 20,000 लीव ट्रैवल कंसेशन, स्पेंड कितना किया 21, ज़्यादा ही खर्चा किया ना उसने स्टूडेंट, सो यू कैन राइट नेगेटिव आंसर, सो टोटली एग्जेम्प्ट हो गया, दैट इज द मीनिंग। और कुछ रह गया था स्टूडेंट्स, हाँ ये सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, सैलरी ऑफ मार्च इज रिसीव्ड ऑन April 15। स्टूडेंट्स यहाँ देखो, ओके, एक ड्यू डेट होता है, हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स, और हम लोग क्या लिखते हैं, एक रिसिप्ट डेट, एंड देन वी से विच एवर इज अर्लियर, है ना। तो सिर्फ उन्होंने मार्च की बात की है, बाकी महीनों की नहीं, सिर्फ मार्च की। व्हाट दे आर सेइंग, मार्च 2020 का सैलरी विल फॉल ड्यू व्हेन, स्टूडेंट्स देखो यहाँ लिखा है सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो मार्च का सैलरी कब ड्यू होगा? लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। सो मार्च का लास्ट डे क्या होता है? ऑब्वियसली 31 मार्च 2020। रिसिप्ट कब हुआ? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ उन्होंने कहा, मतलब 7th अप्रैल, विच एवर इज अर्लियर, विच इज अर्लियर 31 मार्च 20। 31 मार्च 20 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? 1920। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है जिसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं हमारे सिलेबस में? दिस इज द प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल टू अस। तो मार्च का सैलरी कब टैक्स हो रहा है? 1920 में, तो वो एडजस्टमेंट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ऐसा होता स्टूडेंट, जस्ट एन एग्जाम्पल, सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन 1st April and it is received on 7th April. So whichever is earlier 1st April. अब 1st April कौन से साल में चला गया? 2020-21। तो मार्च का सैलरी विल बी टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। बट ऐसा नहीं कहा उन्होंने, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है ये स्टूडेंट्स, ओके। सो सैलरी ड्यू हो रहा है ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, सो लास्ट डे ऑफ द मंथ इज 31 मार्च, रिसिप्ट होगा 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, सो विच इज अर्लियर 31 मार्च, एंड 31 मार्च 20 इज द करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट प्रीवियस ईयर। तो मार्च का सैलरी विल बी टैक्स इन द करंट ईयर इटसेल्फ, तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता ये एडजस्टमेंट्स, ओके। सो दिस इज ऑल्सो डन। और कुछ बच गया, जेवियर इज हैंडीकैप, लीव सैलरी, लीव ट्रैवल, टिफिन अलाउंस, रीइंबर्समेंट। हाँ, ये भी एक तरह से, ये मैं भूल गया स्टूडेंट्स, अच्छा मैंने देख लिया। reimbursement of ordinary medical expenses for treatment of Xavier and his family members in a private clinic, ये taxable है स्टूडेंट्स। हमने मेडिकल एक्सपेंसेस थर्ड लिस्ट में लिखा था स्टूडेंट्स, अगर इफ़ यू ट्राई टू रिकलेक्ट, अगर आपको याद होगा था परक्विजिट का थर्ड लिस्ट, सो वहाँ पे हमने लिखा था मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अ हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो एग्जेम्प्ट होता है। मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एग्जेम्प्ट। medical expenses incurred in a hospital approved by commissioner of income tax, exempt. बट मेडिकल एक्सपेंसेस incurred in private clinic या private hospital ये exempt नहीं होता स्टूडेंट्स, ये पूरा taxable। 2 साल पहले तक होता था, अभी नहीं मिलता इसका। and how much he got 40,000, so 40,000 fully taxable. this is also perquisite students, private clinic में है इसके लिए it is taxable। और कुछ बचा, ये हो गया perquisite। ex enjoys ये हमने लिखा, वॉचमैन फ्री यूज़ ऑफ मारुति कार ऑफिशियल पर्पस था, इसके लिए एग्जेम्प्ट। फ्री मील्स हमने डिस्कस कर लिया, सैलरी फॉल्स, दैट्स ऑल। फिर ये मेडिक्लेम प्रीमियम और ये 80U बचा, ठीक है, 80C वगैरह तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स टोटल कर लेते हैं पहले, सो विल गेट ग्रॉस सैलरी, $25,400 है, प्लस 1,20,000 प्लस 15 एंड प्लस 40, इट कम्स टू 2,04,000, सॉरी ऊपर तो मैंने दिखाई, आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, प्लस 3,10,000
5,10,400 इज द टोटल, 510,400। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ग्रॉस सैलरी। देन स्टूडेंट्स कंपल्सरीली आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का रूल क्या है, 50,000 जो फिक्स किया है इनकम टैक्स एक्ट में, और 5,10,400 gross salary, whichever is less. So obviously 50,000. There is no entertainment allowance, there is no professional tax students paid by the employee. So minus 50 करो तो आपको net salary आ जाएगा 4,60,400. This is your net salary. और कोई इनकम है क्या, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन? नो स्टूडेंट्स, देर इज नो सच इनकम। फिर देखने का लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 स्टूडेंट्स, ये है एक, आपको 80U मिलेगा बिकॉज द पर्सन हिमसेल्फ इज हैंडीकैप एंड 50% उसका जो डिसेबिलिटी रेट दिया है स्टूडेंट्स, डॉक्टर का जो उसने सर्टिफिकेट लिया है वो 50% का है। ओके, सो 4,60,000 में से 75,000 एडहॉक डिडक्शन मिल जाएगा, 3,85,400। इफ़ द टैक्स पेयर हिमसेल्फ हर सेल्फ, जिसका हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं वो खुद हैंडीकैप है, तो अगेन वो 80DD जैसा 40% से कम है डिसेबिलिटी, नो डिडक्शन। बिटवीन 40 एंड लेस देन 80, 75,000, 80 एंड अबव 80, 1,25,000। सो दिस इज नोन एज टैक्सेबल इनकम। स्टूडेंट्स एक मेडिक्लेम प्रीमियम भी दिया था हमको, मेडिक्लेम प्रीमियम देखो यहाँ पे, बट स्टूडेंट दैट वाज पेड बाय कैश, पेड इन कैश होना चाहिए था, मैंने पेड बाय कैश लिखा है, पेड इन कैश। इसके लिए मेडिक्लेम प्रीमियम अगर आप कैश में पे करते हो ना स्टूडेंट्स, इट इज नॉट अलाउड। लिखा करो ये सब पॉइंट स्टूडेंट्स आप बेटर। ओके, सो क्यों डिसअलाउड हो रहा है, बिकॉज इट इज पेड इन कैश। मेडिक्लेम प्रीमियम इफ इट इज पेड इन कैश इट इज डिसअलाउड, मतलब उसको आप माइनस नहीं कर सकते। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन किया था, देखो मेडिक्लेम प्रीमियम था, आई डिडक्टेड, वो चिल्ड्रन के लिए और पेरेंट्स के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए हमने किया था। टुडे ऑल्सो वी हैव मेडिक्लेम प्रीमियम, बट वो कैश में पे किया है, इसके लिए डिसअलाउड हो जाएगा। मेडिक्लेम प्रीमियम पेड इन कैश इज डिसअलाउड। ओके, सो दिस इज डन। यहां से हमने स्टार्ट किया था सैलरी अलाउंसेस। और ये तो मैंने जस्ट वो ड्यू वगैरह एक्सप्लेन किया था, ये कुछ इसी वर्किंग मार्च का आपको समझाने के लिए, व्हाट वी हैव टू डू फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता उससे। ओके, सो दिस इज डन स्टूडेंट्स। वी स्टार्ट विद नंबर 1515, संदीप हु इज फिजिकली हैंडीकैप। स्टूडेंट्स अगेन जिसका हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं ना, वो पर्सन हिमसेल्फ इज हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप बट लेस दैन 40%। तो क्या इसको 80U में डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओके, इफ द पर्सन हिमसेल्फ हर सेल्फ, द पर्सन फॉर whom we are making calculation of tax or income, if that person himself herself is physically handicapped, then deduction is allowed under section 80U। बट पहला कंडीशन क्या है, वो डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा होना चाहिए, बट ये लेस देन 40% है ना, तो इनको डिडक्शन नहीं मिलेगा 80U का। gives the undernoted particulars of his income for year ending 31st March 20। सैलरी अभी ध्यान से, पहले भी मैंने एक बार ये एडजस्टमेंट किया, आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। ये सैलरी जो आपको दिया है ना, इट इज आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एंड ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। सो इन शॉर्ट ये जो सैलरी आपको दिया है स्टूडेंट्स, ये सैलरी कौन सा सैलरी हो गया? तो सैलरी ईयर गिवन टू अस स्टूडेंट्स एक्चुअली नेट सैलरी, ये जो है ना आफ्टर डिडक्शन का मतलब क्या हो गया, ये नेट सैलरी है। बट स्टूडेंट्स हमने सीखा है, एक बार ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था कि इनकम शुड बी ग्रॉस, स्टूडेंट्स सैलरी आपका ग्रॉस होना चाहिए। सो नेट मतलब इससे मतलब समझ में आ जाता है कि यू हैव डिडक्टेड सर्टन आइटम्स, सो वॉट एवर डिडक्शन यू हैव मेड प्लीज एड इट बैक सो दैट यू गेट ग्रॉस सैलरी। जो भी चीज़ें आपने डिडक्ट की थी ना, उसको वापस ऐड बैक कर लो तो आपको ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। तो आफ्टर डिडक्टिंग व्हाट, TDS टैक्स एट सोर्स एंड ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, देखो आपको इमीडिएट नेक्स्ट टाइम में दिया है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो हम इसको ऐड बैक कर लेंगे, ये 4,58,000 में ऐड बैक कर लेंगे। ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होना चाहिए, FUND फंड स्टूडेंट्स, वो भी ऐड कर लेंगे। सो दिस 458 इज नेट, ऐड बैक दीज टू आइटम्स बिकॉज दीज टू आइटम्स वर डिडक्टेड, ये 62 एंड 20, ये दोनों ऐड कर लो, आपको ग्रॉस सैलरी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा आ जाएगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, interest credited on May 30, 2019 to the provident fund 16.5%। स्टूडेंट्स ध्यान रखना 16.5% है। अलाउंस फॉर हॉलीडे ट्रिप, अलाउंस फॉर हॉलीडे ट्रिप इज 18,000। एकेडमिक रिसर्च अलाउंस स्टूडेंट्स, अच्छा इधर कैसे 10 हो गया,
ये गलती से एकेडमिक रिसर्च अलाउंस 25,000, ऐसा हो सकता है कि 10,000 स्पेंड किया, चलो देखते हैं। एकेडमिक रिसर्च अलाउंस 25,000 माइट भी, मैं टाइपिंग में एरर कर गया, यहाँ पे होना चाहिए 10,000 स्पेंड। ओके स्टूडेंट्स, चलो ऐसा लिख देता हूँ मैं, आप भी लिख लेना। एकेडमिक रिसर्च अलाउंस 10,000 स्पेंड, बट मिला कितना था 25। ओके, हाउसिंग अलाउंस इट इज 67,000, बट देखो यहाँ क्या लिखा है, रेंट पेड। मैनी टाइम्स हैव सेड स्टूडेंट्स, वो रेंट पेड वाला एडजस्टमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में तो आप सोचो मत। ये जो रेंट पेड है ना, रेंट पेड रेंट पेड रेंट पेड जो लिखा है, इसको तो आप भूल जाओ, आगे पढ़ो। एग्जेम्प्ट अमाउंट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको एचआरए मिला 67,000 स्टूडेंट्स, बट एग्जाम कितना है स्टूडेंट्स, वहाँ पे उन्होंने कहा है 18,000, तो ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट इज ऑन मार्च 10, 2020 संदीप गेट्स अ रिस्ट वॉच कॉस्ट ₹25,000 फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन एप्रिसिएशन ऑफ हिज सर्विस। स्टूडेंट्स गिफ्ट मिला, तो गिफ्ट कितना आपको एग्जेम्प्ट होता है, 5,000 तक होता है। ऑन मार्च 5, 2020 संदीप इज ट्रांसफर फ्रॉम मुंबई टू नागपुर। अच्छा, ट्रांसफर किया, घूमने नहीं गया, कंपनी ने उसको भेजा, ट्रांसफर हो गया उसका वहाँ पे। वाइल हिज फैमिली रिमेन्स इन मुंबई, ही जॉइन्स हिज ड्यूटीज एट नागपुर ऑन मार्च 15। ठीक है, मार्च 15 को ज्वाइन कर लिया। एंड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इन ताज होटल नागपुर फ्रॉम मार्च 7। अच्छा, मार्च 15 को ज्वाइन किया टिल मार्च 15। ओके, मार्च 7 से मार्च 15। टैरिफ बीन 1500 पर डे, जो होटल में वो रहता है उसका किराया स्टूडेंट्स, टैरिफ बीन पर डे 1500, रूम रेंट फॉर दैट होटल इज 1500 पर डे, इज पेड बाय एम्प्लॉयर, सो दैट मीन्स परक्विजिट हो गया। Determine taxable income of Sandeep for assessment 2021, assuming that his income from other sources is 1,25,000. On March 30, 2020, he has received a sum of rupees 28,000 from Income Tax Department, 20,000 being income tax refund and 8,000 being interest thereon. He paid interest on loan for his son who is pursuing management degree rupees 50,000. Okay students, तो start करते हैं। ये बाद में देखेंगे, फर्स्ट टाइम आया ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड दिस परसुइंग मैनेजमेंट डिग्री। ओके, पहले ये कर लेते हैं हम लोग, सैलरी से स्टार्ट कर रहे हैं अगेन, बट हमको सैलरी क्या चाहिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा ना हमको ग्रॉस चाहिए स्टूडेंट्स, सो ध्यान रखना, एनीथिंग डिडक्टेड मस्ट बी एडेड बैक। तो स्टार्ट कर रहे हैं अगेन स्टूडेंट्स, का नाम जो भी मिस्टर संदीप, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, लीगल स्टेटस, वो सब लिखने का, एंड देन वी लुक फॉर सैलरी एंड अलाउंसेस। स्टार्ट हमेशा सैलरी एंड अलाउंसेस से करते हैं। ओके, इसका सैलरी कितना है, बेसिक उन्होंने कहा है, सैलरी आफ्टर डिडक्शन। अच्छा, सैलरी आफ्टर डिडक्शन 4,58,000, 62 एंड 20। तो स्टूडेंट्स ऐसा लिखेंगे पहला हम लोग, बेटर इफ यू राइट दिस वे, पहला लिखो नेट सैलरी, क्योंकि वो दिया ही हमको नेट है उन्होंने, 4,50,458 प्लस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, शॉर्ट में TDS 62,000, और क्या डिडक्ट किया था उन्होंने, कहा था ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, खुद का, एम्प्लॉयर का नहीं, ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, दैट वॉज 20,000। तो स्टूडेंट्स अभी तीनों का टोटल आउटर कॉलम में 458, 62, सो इट इज़ 5,40,000 स्टूडेंट्स, ये टोटल करेंगे ना 5,40,000, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद क्या है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया लास्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, और कोई हम चेक कर रहे हैं और कोई अलाउंसेस वगैरह तो नहीं है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, अलाउंस फॉर हॉलीडे ट्रिप, ये टैक्सेबल होगा, कितना है स्टूडेंट्स, ये अलाउंस फॉर हॉलीडे ट्रिप 18,000 है, सो इट इज़ टैक्सेबल। एकेडमिक रिसर्च अलाउंस मिला 25,000, 10,000 स्पेंड किया, तो पहला अलाउंस फॉर हॉलीडे ट्रिप वो टैक्सेबल होगा। क्लियरली हॉलीडे ट्रिप का है ना स्टूडेंट्स, तो पर्सनल हो गया ना, वो ऑफिशियल थोड़ी हुआ। अलाउंस फॉर हॉलीडे ट्रिप, अलाउंस फॉर हॉलीडे ट्रिप इज 18,000, सो डायरेक्टली आउटर कॉलम में टैक्सेबल है ये। फिर एकेडमिक रिसर्च अलाउंस, नाउ दिस इज ऑफिशियल, नो डाउट अबाउट दैट स्टूडेंट्स, बट उसको मिला है 25,
उन्होंने स्पेंड किया है 10,000, इसके लिए 15,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, और कोई अलाउंस है क्या, ये भी चेक कर लो। हाँ, एच आर ए, देखो एच आर ए 67 मिला एंड दे हैव सेड एग्जेम्प्ट इज 18,000। ठीक है स्टूडेंट्स, एच आर ए लिखते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, एच आर ए इनर कॉलम 67 लेस exempt under section 10 subsection 13A, जैसे 18,000, सो 67 में से 18 माइनस कर दो, सो नेट आंसर विल बी 49,000। ओके, चलो और कोई अलाउंस है क्या। नेक्स्ट एच आर ए, संदीप गेट्स अ रिस्ट वॉच, तो ये कुछ ट्रांसफ़र वगैरह अलाउंस तो नहीं है, तो पक्का है स्टूडेंट्स, नाउ डेफिनेट देयर इज़ नो अदर अलाउंसेस। अब हम लोग परक्विजिट्स ढूंढ लेते हैं, चलो नेक्स्ट विल रिकॉर्ड परक्विजिट्स। स्टार्टिंग से चेक कर लें, ये कंट्रीब्यूशन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट। अलाउंस फॉर हॉलीडे ट्रिप हो चुका, एकेडमिक रिसर्च अलाउंस एच आर ए, संदीप गेट्स अ रिस्ट वॉच, कॉस्ट 25,000 है, बट स्टूडेंट्स ये गिफ्ट में एप्रिसिएशन ऑफ इस सर्विस, मतलब ऑब्वियसली गिफ्ट मिला, एम्प्लॉयर खुश हो गया, उसने 25,000 का उसको रिस्ट वॉच दिया, तो 5,000 तो वो एग्जेम्प्ट होगा स्टूडेंट, सो विल गेट रियल विल राइट रिस्ट वॉच। 25,000 का उसका वैल्यू है नो डाउट, बट 5,000 गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है, सो टैक्सेबल विल बी 20,000। एनी गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर अप टिल 5,000 इज एग्जेम्प्ट। और क्या था, on March 5 Sandip is transferred from Mumbai to Nagpur while his family members remain in Mumbai. He joins his duties at Nagpur on March 15th. An accommodation is provided by the employer in Taj Hotel Nagpur from March 7 to March 15. March 7 से March 15 almost 8-9 days होता है स्टूडेंट्स। अच्छा, if accommodation is provided on transfer up till 15 days it is exempt from tax। तो ये 1500 पर डे जो एम्प्लॉयर ने स्पेंड किया ना, इट इज़ एग्जेम्प्ट। इफ़ एन एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड, देखो अभी मुंबई से वो चला गया कहाँ पे, वेयर दे सेड नागपुर, अभी नागपुर में उसको घर ढूंढने में देर लगेगी ना, तो एम्प्लॉयर ने कहा नो नीड टू वरी, यू कैन स्टे इन द होटल, आई विल पे द बिल। ओके, वो भी जो रूम रेंट होगा, टैरिफ होगा वो रूम का, आई विल पे दैट। सो एम्प्लॉयर उसका पे कर रहा है 1500 पर डे एंड दिस इज एग्जेम्प्ट अप टिल 15 डेज। तो वो तो सिर्फ 7-8 दिन रहा खाली वो होटल में, March 7 से March 15 तक। ओके, सो इट इज एग्जेम्प्ट, जाने दो, उसका नोट लिख लेंगे। डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम ऑफ इसी। अच्छा, अब ये बचा खाली स्टूडेंट, ये दो लास्ट लाइन ये बच गया। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज 20,000, ध्यान रखना, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अगर वो ऑब्वियसली रेगनाइज प्रोविडेंट फंड ही होगा, तो स्टूडेंट्स आप बाद में लिखो, पहले देख लो उसको। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, हाउ मच दे हैड सेड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फॉर प्रोविडेंट फंड 20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, 20,000 था। नाउ रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तो स्टूडेंट्स का लिमिट होता है ना रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का, 12% ऑफ सैलरी। क्या आपको सैलरी पता है, देखो 5,40,000 है आपका सैलरी, 5,40,000, इसका 12% फाइन कर लो। आप बाद में लिखो 5,40,000 का 12% कितना होगा स्टूडेंट्स, 64,800। सो दैट इज द लिमिट, एम्प्लॉयर आपका 64,800 तक कंट्रीब्यूट कर सकता है, और उसने कंट्रीब्यूट कितना किया, ओनली 20,000, तो एंटायर अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट। सो बेटर इसको लिखो ही मत ना एग्जेम्प्ट, इसके लिए मैंने कहा आप लिखो मत। ओके, सो 5,40,000 इंटू 12 करोगे तो 64,800 आता है, एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 20,000, तो इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग विद इन द लिमिट ना, 64,800 आपका मैक्सिमम लिमिट है, इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ओनली हाउ मच स्टूडेंट्स, he is contributing so 20,000, so it is totally exempt, भूल जाओ। ओके, और कुछ रह गया अभी इनकम, पहले ये सैलरी हो गया यहाँ तक स्टूडेंट्स, सैलरी का हम लोग टोटल कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है इसके अंदर, वो देखेंगे हम लोग। तो टोटल करते हैं, 5,40,000 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 49 प्लस 20, स्टूडेंट्स टोटल आता है 6,42,000। इनकम फ्रॉम सैलरी इज 642।
So this will be our again gross salary. एक डिडक्शन तो आपको डेफिनेटली लेना ही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन. हाउ मच इट इज़ अलाउड 50,000. और ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस आपका क्या था 6,42,000. विच एवर इज लेस, विच इज़ लेस ऑब्वियसली 50,000. देर इज़ नो प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस. एंटरटेनमेंट अलाउंस होता भी तो डिडक्शन नहीं मिलता, फॉर द सिंपल रीज़न ही इज़ अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. तो आपका ये हो गया नेट सैलरी. सो दिस इज़ योर नेट सैलरी. स्टूडेंट्स, देर इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो लास्ट में दिया है. देखो स्टूडेंट्स, ये दो लाइन था ना, डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम ऑफ संदीप फॉर असेसमेंट सो एंड सो, एज्यूमिंग दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,25,000. देखो एक और है. ऑन March 30 ही हैज़ रिसीव्ड अ सम ऑफ ₹28,000 फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 28,000 मिला. क्यों मिला? 20,000 बीन इनकम टैक्स रीफंड. रीफंड का मतलब क्या? ज़्यादा पे किया था तो वापस आ गया. दैट इज़ अ सिंपल मीनिंग. स्टूडेंट्स, ज़्यादा पे करके वापस आना, इट्स नॉट एन इनकम. आपने किसी को ज़्यादा पेमेंट किया, उसने आपको पैसे वापस किया, तो इज़ इट इनकम फॉर यू? नो नो स्टूडेंट्स, आपने गलती से ज़्यादा पे किया. ये गलती भी हो सकती है या उसका वो असेसमेंट वगैरह हुआ, सो ही गॉट रीफंड. सो आई एम नॉट सेइंग गलती हो गई, ज़्यादा पे किया, ही पेड. बाद में कैलकुलेशन हुआ, असेसमेंट हुआ, सो पता चला ही हैज़ पेड मोर, सो गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसको रीफंड कर दिया. सो टैक्स का रीफंड इज़ नॉट एन इनकम, बट 8,000 बीन इंटरेस्ट देयर ऑन. आपको जो रिफंड मिला ना, रिफंड के साथ में गवर्नमेंट ने 8,000 रुपीज़ भी दिया, क्योंकि आपका रिफंड लेट आया था, तो इसके लिए 8,000 इंटरेस्ट आया. इंटरेस्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो एक ये 1,25,000 आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड दिस 8,000 इंटरेस्ट आएगा स्टूडेंट्स. सो दैट्स व्हाट विल रिकॉर्ड हियर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. सो विल राइट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. पहला तो आपको एक दिया है 1,25,000, वो आ जाएगा. एंड स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रीफंड, इसका भी आपको मिलेगा. हाउ मच इट इज 8,000. सो दोनों का टोटल लिख लो आउटर कॉलम में, 1,33,000. अब टोटल इनकम फाइंड कर लो, 592 प्लस 133, तो आपका हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम 7,25,000. सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ उसको. दिस इज योर ग्रॉस टोटल इनकम. इट इज हाउ मच स्टूडेंट? 725,000. ओके, देन वी लुक फॉर व्हाट? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 देखते हैं. देखो सेक्शन 80 का डिडक्शन है ना, ये ओन कंट्रीब्यूशन, खुद का कंट्रीब्यूशन हमेशा सेक्शन 80 में आता है. ये हमने ऐड बैक क्यों किया था? क्योंकि आपके सैलरी से डिडक्ट हुआ था, इसके लिए. बट इसका डिडक्शन मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, ओन कंट्रीब्यूशन. और कुछ था क्या? ये इंटरेस्ट तो मैं लिखना भूल गया स्टूडेंट्स. ओके, सॉरी, ये इंटरेस्ट तो लिखा ही नहीं मैंने. अलाउंस फॉर एकेडमिक रिसर्च, ये हो गया ना. एक मिनट स्टूडेंट्स, लेट मी लुक फॉर ATC. और कुछ HRA है, संदीप गेट्स अ रिसवॉच, ये ट्रांसफ़र हुआ, टैरिफ बेन, सो एंड सो. ही पेड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हिज सन, ये बाद में आएगा. ये मैं भूल गया स्टूडेंट, 16.5% इज 15,000. ये कैसे भूल गया मैं? ये यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, सैलरी में ही मुझे लिखना चाहिए था. अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ जगह है, मैं ऊपर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स. आई एम रियली सॉरी. सो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. स्टूडेंट देखो उसको कितना मिला है, 16.5% मिला. देखो यहाँ से मेंशन किया था 16.5, और उसका इक्विवेलेंट अमाउंट कितना है? 15,000. तो 16.5 मिला, उसका इक्विवेलेंट अमाउंट इज 15,000. आपको लिमिट याद है? 9.5% इंटरेस्ट का लिमिट है. तो स्टूडेंट 16.5 में से 9.5 माइनस करो, तो आपको एक्सेस कितना मिला? 7%. 16.5 इज द इंटरेस्ट यू रिसीव्ड ऑन प्रोविडेंट फंड. और इनकम टैक्स में लिमिट कितने का है? आपको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का? मैक्सिमम 9.5. तो 16.5 माइनस 9.5, तो 7. तो ये 7 कितना? ये मैं भूल गया था स्टूडेंट्स, अभी याद आया मुझे. 15,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 16.5. स्टूडेंट्स आपको आंसर आएगा 6364. सो हियर आई विल रिकॉर्ड 6364. तो आपका ये टोटल चेंज होगा 5,92,000 प्लस 6364. सो इट विल बी 590.
सॉरी पहले तो ये चेंज करना पड़ेगा ना, ओके नो प्रॉब्लम। खाली आपको टोटल को 6364 से बढ़ाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। 598364, this won't be 642, 642 plus 6364, it is 6,48,000। मेरी गलती थी स्टूडेंट्स, अभी मुझे ध्यान आया। 648,364, so gross salary 50,000 or gross salary whichever is less, so this is the answer। then plus 1,33,000 minus 50, 598,364 plus 1,33,000, तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे जो लिखा है हमने चेंज हो जाएगा 7,31,364। 731,364। then I will look for deduction under section 80। once again students, ये मैं भूल गया था, प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट 16.5%, अमाउंट दिया है 15,000, बट इनकम टैक्स का रूल क्या है, मैक्सिमम इंटरेस्ट 9.5 होना चाहिए। तो 16.5 माइनस 9.5, 16.5 माइनस 9.5, सो 7% आपको एक्सेस मिला है। तो जो एक्सेस है वो टैक्सेबल है, उसका आंसर मैंने फाइंड किया। 16.5 इज 15,000, सो हाउ मच शुड बी 7, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आई गॉट 6364। एक बार और चेक कर लेता हूँ, 15,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 16.5, या इट इज 63। अरे अभी अलग आंसर स्टूडेंट, ये बड़ा मेरे कैलसी का। 15,000 इंटू 7 डिवाइड बाई, मेरे लिए इशू नहीं है स्टूडेंट, बट आपको बार बार आंसर कैंसिल करना पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगता ना। हाँ अभी 6364, मेरे कैलसी भी मुझे परेशान। डिवाइड बाई 16.5, 6364 करेक्ट है स्टूडेंट्स, ओके। सो नाउ डिडक्शन आपको मिलेगा, देखो मैंने कहा ना ओन कॉन्ट्रीब्यूशन जो उसने किया 20,000, और कुछ था एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट अलावेंस, यही था। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हिज सन फॉर परसुइंग मैनेजमेंट डिग्री 50,000, ये दो डिडक्शन मिलेगा स्टूडेंट्स। सो 80C में आएगा पहला ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, ATC ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का नहीं, खुद का, एम्प्लॉय का ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 20,000 इनर कॉलम, और 1,50,000 ATC ऐसा करते हैं ना, और 1,50,000 विच एवर इज लेस। सो 20 और 150 विच इज लेस 20, सो आउटर कॉलम में 20 लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स एक 80E दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, उसने अपने लड़के के लिए उसके एजुकेशन के लिए एक लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है वो, दैट वाज गिवन इन द एंड। ही पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हिज सन हु इज परसुइंग मैनेजमेंट डिग्री 50,000, तो ये उसको मिलेगा। इसका कोई लिमिट नहीं है, ATC का लिमिट होता है ना 1,50,000 का, ये इंटरेस्ट ऑन लोन का लिमिट नहीं है, बट इट शुड बी फॉर चिल्ड्रन, हाँ खुद के लिए, वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन स्टूडेंट्स। सो 7,31,364 ना, प्लस सॉरी माइनस 20 एंड माइनस 50,000, सो आंसर इज 661,364, 661,364। दिस इज नोन एज टैक्सेबल इनकम, सो दिस इज डन। मैं वो इंटरेस्ट क्रेडिटेड भूल गया था स्टूडेंट्स, ओके बाद में मैंने यहाँ स्पेस था करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, दिस इंटरेस्ट ऑन RPF, यहाँ स्पेस नहीं बचा था, फिर यहाँ था मैंने एडजस्ट किया। 16.5 इज गिवन टू अस 15,000, लिमिट कितने का 9.5 का, तो 16.5 माइनस 9.5, 7 इज एक्सेस, 7%, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो एक्सेस अमाउंट इज टैक्सेबल, ये मैं भूल गया था, ओके एंड दिस इज द सोल्यूशन। हाँ सैलरी अगर नेट दिया है, एनीथिंग डिडक्टेड शुड बी एडेड बैक, सो 2 आइटम डिडक्ट हुए थे, दोनों हमने ऐड बैक करके वी फाउंड दिस अमाउंट। हाँ इसका बाद में हमें एक डिडक्शन मिला सेक्शन 80C में ओन कॉन्ट्रीब्यूशन का, ये TDS भी बाद में माइनस होता है स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में नहीं है दैट टू कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी, इसके लिए मैंने उसके बारे में डिस्कशन ही नहीं किया। एकेडमिक रिसर्च अलावेंस 25,000 था, बट 10,000 वो स्पेंड, सो 15,000 इज टैक्सेबल।
अगर जस्ट एकेडमिक रिसर्च अलाउंस लिखा है तो नॉर्मली एग्जेम्प्ट होगा, अगर इफ इट इज़ फॉर ऑफिशियल पर्पस, पर्सनल पर्पस है तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, एच आर है तो एग्जेम्प्ट उन्होंने खुद कहा। सो दिस इज द फाइनल आंसर।